हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद IILM। जैसा आपको पता है कि हमारा जो लॉकडाउन है वो अब 17 मई तक बढ़ चुका है। तो ये हमारे लिए एक वैसे बुरी खबर भी है, लेकिन क्यों नहीं इस बुरी खबर को हम अच्छी चीज़ में कन्वर्ट कर दें, और क्यों ना हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए इसको एक पॉजिटिव बूस्टअप लेते हुए हम पढ़ाई घर पर ही चालू करें और हम साबित कर दें कि हम इस मुश्किल घड़ी में भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हम और आप मिलकर ही कर पाएंगे। तो इस लॉकडाउन 3 पार्ट के अंदर आपको और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत सारा है और बहुत अच्छे तरीके से आप नए नए तरीके से आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर सकते हो। इसके अंदर अपने खुद के हुनर को निकाल सकते हो। आप खुद अपने हिसाब से किस तरीके से नोट्स बनाते हो, किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करते हो। तो ये हमारे पास एक और मौका है। 17 मई तक हमारे पास टाइम है। घर पे बहुत सारा आपके पास टाइम ही टाइम है सिर्फ पढ़ाई और नए तरीके से पढ़ाई करने को। जैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो एक नया एक्सपीरियंस हमारे लिए है। तो इसको एक पॉजिटिव बूस्टअप की तरह हम लेंगे और आप अच्छे से थोड़ा नए नए तरीके से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम नया लेक्चर लेके आ रहे हैं। हमने सॉल्यूशन जो चैप्टर सेकंड था केमिस्ट्री का वो हमने पूरा कर लिया। थ्योरेटिकल पार्ट उसका न्यूमेरिकल पार्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। हम जैसे कि मैंने बच्चों से बात की थी तो बच्चों ने बताया कि भाई नया चैप्टर आप स्टार्ट कर दीजिए, न्यूमेरिकल वाला थोड़ा लेट भी होगा तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ बच्चों ने मेरे को व्हाट्सएप करके बताया कि सर हमको नोट्स की भी ज़रूरत है। तो मेरा आपका पर्सनली ये कहना है कि नोट्स की जहाँ तक बात है तो मेरा ये कहना है कि इस समय में आपको मैं पूरा डिटेल यहाँ पर बता रहा हूँ। आप खुद अगर नोट्स प्रिपेयर करेंगे अपने, जैसे कि मैं जो जो चीज़ें बोलता हूँ आप उसको अगर खुद लिखेंगे अपनी लैंग्वेज के अंदर, खुद नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे, तो उसके दो तीन फायदे हैं। एक तो आपको नोट्स बनाने का आइडिया लगेगा जो आपकी हायर एजुकेशन में आपके काम आएगा, क्योंकि जब आप कॉलेज वगैरह में जाएंगे तो नोट्स आपको खुद को ही प्रिपेयर करने होते हैं। तो क्यों ना हम इसी समय से उस चीज़ को स्टार्ट कर दें। तो आप खुद बनाने की कोशिश करें, खुद अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें। जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बुक साथ में रखें, ताकि बुक से थोड़ा रेफर करके चलेंगे तो आपको बुक में अंदर का भी नॉलेज मिलेगा। बुक में भी कुछ नई नई चीज़ें आपको दिखेंगी तो आप उसको भी कैच कर पाएंगे। लेक्चर को भी साथ में लेके चलेंगे तो क्या होगा, आपका विजुअल लर्निंग बढ़ेगी ना। आप देखेंगे, इधर भी देखेंगे, लेक्चर देखेंगे, तो आपकी खुद की लर्निंग थोड़ी सी बढ़ने लगेगी। तो मेरा कहना ये है कि नोट्स आप खुद प्रिपेयर करें, जितना जहाँ हो सके, जैसा हो सकता है वैसे प्रिपेयर करें। और अगर जहाँ तक नोट्स की बात है, आपको अगर लेक्चरल नोट्स चाहिए भी अगर, तो हमारा कोचिंग एप्लीकेशन है IILM करियर इंस्टीट्यूट। प्ले स्टोर पर जाकर आप सर्च करेंगे, मैंने साइड में यहाँ पर आपको फोटो दिखा रखा है। अगर एप्लीकेशन आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना। जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपका मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको ऐप की तरफ से एक मैसेज आएगा। आपको सिर्फ अपना क्लास बोर्ड और मीडियम लिख के उसमें वापस सेंड करना है, ताकि आपको उस बैच के अंदर ऐड कर दिया जाए। और उस बैच में हम सारे स्टडी कंटेंट, स्टडी मटेरियल डाल रहे हैं, जैसे कि नोट्स वगैरह सब हम डालेंगे वहाँ पर। तो आपको वहाँ से नोट्स मिल जाएंगे। पर मेरा अभी भी कहना ये है कि आप खुद नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो ये आपके लिए बड़ा एडवांटेज है। आपको याद भी होने लगेगी वो चीज़ें, और आप उसको अपने आगे आने वाले फ्यूचर में जब आप कॉलेज लाइफ में जाएंगे तो वो आपको बड़ा हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक बात हो गई। अब हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो सामने लिखा हुआ है आपके। चैप्टर नंबर फर्स्ट है। मैंने कुछ बच्चों से पूछा था कि भाई कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, तो कुछ ने बोला सर आपके हिसाब से तैयार कर दो, कुछ ने बोला सर आप फर्स्ट चैप्टर तैयार कर दो, क्योंकि ज़्यादातर स्कूलों में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उनको ज़्यादा दिक्कत ना आए जब भी स्कूल ओपन हो। तो हमने फर्स्ट चैप्टर भी ले लिया, साथ में मैं एक चैप्टर और बनाऊंगा। हम दो चैप्टर साथ में लेके चलेंगे अब। तो जो लोग फर्स्ट चैप्टर करना चाहते हैं वो फर्स्ट चैप्टर करेंगे, और जो मैं नेक्स्ट एक और चैप्टर बनाने वाला हूँ वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा कि कौन सा चैप्टर आ सकता है। तो थर्ड चैप्टर आएगा या फोर्थ चैप्टर आएगा। तो हम फर्स्ट चैप्टर अभी स्टार्ट कर रहे हैं। नाम आपके सामने लिखा हुआ है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। ठीक है, RBSC की बात करें तो ये 3 नंबर का चैप्टर है, 3 मार्क का चैप्टर है, और पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। न्यूमेरिकल्स की जहां तक बात करें तो हमारे 1 से 4 तक की न्यूमेरिकल, फर्स्ट चैप्टर से लेकर 4th चैप्टर तक की न्यूमेरिकल है केमिस्ट्री में। उसके अलावा कहीं पर भी न्यूमेरिकल 12th क्लास में नहीं है। तो बहुत सारी बातें हमने कर ली। आपको इस चैप्टर के अंदर एक चीज और मैं बता दूं, सॉलिड स्टेट के अंदर, ठोस अवस्था में, कुछ हमको ख्वाबों ख्यालों में बातें करनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये कि कुछ हमें इमेजिनेशन यहाँ पर लेके चलनी पड़ेगी। तो इस चैप्टर के अंदर क्या होगा, जो भी चीजें होंगी मैं आपको साइड में फोटो या उसका वीडियो क्लिप्स डला दूंगा वीडियो के अंदर ही, ताकि आप उसको विजुअली और अच्छे से सीख पाए, समझ पाए कि कैसे इमेजिनेशन करना है हमें। तो थोड़ा इमेजिनेशन चलेगा, थोड़ा साइड में यहाँ पर मैं आपको फुटेज वगैरह दिखाता जाऊंगा जो जो भी मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा, ताकि आपको और अच्छे से उसको एक्चुअल डेली रूटीन लाइफ से उसका क्या रिलेशन है, और एक्चुअल में वो प्रोसेस या वो प्रॉपर्टी या जो भी हम चीज पढ़ने वाले हैं वो कैसी दिखाई देती है, कैसी होती है, उसके बारे में समझ में आएगा। तो आपको इमेजिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। बड़ा सिंपल चैप्टर है, ज्यादा कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो सामने देखें चैप्टर का नाम क्या है, सॉलिड स्टेट। तो कॉमन सी बात है, कुछ सॉलिड कुछ ठोस बात होने वाली है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता हूँ। इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे सबसे पहले मैटर के बारे में। मैटर जिसे हम बोलते हैं पदार्थ।
क्या आपको पता है मैटर क्या होता है? आपने छोटी क्लास के अंदर पढ़ा है मैटर यानी पदार्थ आपने पढ़ा है, हर वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हिज मास इज कॉल्ड मैटर। और हमने देखा भी था, आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा कि हमारे सराउंडिंग में हर एक चीज जो है वो मैटर है, क्योंकि हर एक का द्रव्यमान मास होता है और हर एक के अंदर क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक, अगर आपको मैटर पता है, पदार्थ पता है, तो आपको इसकी स्टेट्स भी पता होगी यानी अवस्थाएं भी पता होगी। तो पदार्थ यानी मैटर की तीन स्टेट्स यानी तीन अवस्थाएं होती है, जो होती है ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा दो और स्टेट होती है, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट और प्लाज्मा, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है। आपने तीन स्टेट्स के बारे में मेनली पढ़ा होगा, ठोस, द्रव और गैस। तो स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो कौन कौन सी होती है? एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड और एक होती है गैस। सॉलिड को हम बोलते हैं ठोस, लिक्विड को हम बोलते हैं द्रव और गैस को तो आप हिंदी में भी क्या बोलते हो, गैस बोलते हो। तो तीन स्टेट्स होती है हमारे पास में, तीन अवस्थाएं होती है पदार्थ की। आपने दो अवस्थाएं लिक्विड और गैस, मेनली गैस की बात करें तो आपने 11th क्लास के अंदर 5th चैप्टर पढ़ा है, पदार्थ की अवस्था या द्रव्य की अवस्था या स्टेट्स ऑफ मैटर, 5 नंबर का चैप्टर था। तो वहां पे आपने गैस के बारे में लगभग बात कर ली थी और कुछ बातें आपने लिक्विड में भी करी थी वहां पर, जैसे कि आपने पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन वहां पे पढ़ा था। तो वो 11th क्लास का पोर्शन था। मैंने आपको वहां बताया भी होगा कि जो ठोस अवस्था है वो 12th में आने वाला है, तो ये वही चैप्टर है ठोस अवस्था आपका जो 12th क्लास के अंदर आ रहा है। लिक्विड के अंदर ज्यादातर बातें हमने सॉल्यूशन में भी कर ली, सेकंड चैप्टर जो हमने पढ़ा वहां भी हमने मेनली लिक्विड के बारे में पढ़ा। तो दो स्टेट्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब जो हमें डिस्कस करना है किसके बारे में करना है, सॉलिड यानी कि ठोस के बारे में करना है। अच्छा, अब सॉलिड होते क्या है, पहले हम इसको अपने डेली रूटीन लाइफ में रिलेट करेंगे। ठीक है, सॉलिड की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इसका आकार आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आकार आयतन निश्चित होने का मतलब क्या है, लिक्विड का आकार आयतन निश्चित, आकार निश्चित नहीं होता पर आयतन निश्चित होता है। गैस का ना तो आकार निश्चित होता है ना आयतन, यानी कि शेप और वॉल्यूम गैस का कोई फिक्स नहीं है। इसका शेप फिक्स नहीं होता लिक्विड का, और वॉल्यूम फिक्स होता है। इसका शेप और वॉल्यूम यानी आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। किसके, ठोस के यानी कि सॉलिड के। एग्जांपल देखते हैं, ये मार्कर आपको दिख रहा है, तो मुझे बताइए आप ये मार्कर आपको क्या लग रहा है, सॉलिड लग रहा है, लिक्विड लग रहा है, गैस लग रहा है? तो भाई कॉमन सी बात है, इसका तो आकार आयतन सेम है, कहीं से कहीं तक चेंज हो नहीं रहा, तो ये कॉमन सी स्टेट है आपकी सॉलिड। हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास हम देखें तो हम सॉलिड से ज्यादा घिरे हुए हैं। हम लिक्विड भी देखते हैं, हम गैस भी गैस तो खैर हम देख नहीं पाते पर हम महसूस कर पाते हैं। तो लिक्विड भी है, सॉलिड भी है, गैस भी है, पर ज्यादातर चीजें आप देखोगे तो क्या है, वो सॉलिड है। जैसे कि हम जो भी चीज, हम मशीनरी देख लें, पंखा, कूलर, आपके आसपास जो भी चीजें दिखेगी ज्यादातर फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि ज्यादातर भौतिक जो चीजें हैं वो आपके साथ में कौन सी है, ठोस अवस्था में। तो सॉलिड स्टेट आपको यूं भी पढ़ना ज्यादा जरूरी है कि हम आसपास जितने भी चीजें देखते हैं वो सब क्या होती हैं, ठोस यानी कि सॉलिड होती हैं। तो सॉलिड की डेफिनेशन क्या होगी, इसको हम हटा देते हैं। सॉलिड यानी कि ठोस क्या होता है, सॉलिड यानी ठोस। तो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन ये है कि इसका आकार और आयतन क्या होता है, आकार यानी कि शेप और आयतन यानी कि वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, निश्चित होता है, चेंज नहीं होता समय के साथ। जैसे मार्कर है, इसको कैसे भी घुमा दो आप, इसका आकार आयतन चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है कि हर एक चीज, हर पदार्थ जो होता है वो किसी न किसी अवयवी कणों से मिलकर बना होता है, यानी कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। अब पार्टिकल्स के बारे में बात करें तो एटम्स हो सकते हैं यानी परमाणु हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं यानी कि आयन को हिंदी में आयन ही बोलते हैं, और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो ध्यान देना है यहाँ पर कि जब भी हम ठोस पढ़ेंगे तो ठोस के अंदर भी कोई ना कोई जो कांस्टेंट पार्टिकल यानी कि कुछ ना कुछ अवयवी कण यहाँ पर होंगे। तो अवयवी कण कौन कौन हो सकते हैं, अवयवी कण। अवयवी कण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कोई भी चीज बनेगी तो कुछ ना कुछ कणों से मिलकर बनेगी। तो अवयवी कण कौन हो सकते हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। एटम को हिंदी में परमाणु, अणु या आयन। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आगे बहुत काम आने वाली है। जब हम इसके अंदर इमेजिनेशन पे चलेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सॉलिड या कौन सा ठोस एटम से मिलकर बना हुआ है, परमाणु से मिलकर बना है, कौन सा अणु से मिलकर बना है, कौन सा आयनों से मिलकर बना है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखनी है। तो हर ठोस के अंदर क्या होता है, आकार और आयतन उसका क्या होता है, निश्चित होता है। दूसरी चीज उसमें अवयवी कण होते हैं यानी कि कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं। कौन कौन से, एटम, मॉलिक्यूल और आयन होते हैं। तीसरा चीज इनमें होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होता है, कांस्टेंट पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यानी कि आकर्षण, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि अंतर आणविक अट्रैक्शन या आकर्षण। तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो लिक्विड और
गैस से ज्यादा होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर कि ठोस जो है उनका आकार आयतन निश्चित होता है क्यों? तो इसका आंसर आपको सिंपल सा देना है कि ठोस के अंदर जो अवयवी कण होते हैं यानी जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। और जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो पार्टिकल्स आपस में चिपके हुए रहेंगे, और जब चिपके हुए रहेंगे तो उनका आकार और आयतन निश्चित ही रहने वाला है, वो इधर उधर भागने वाले नहीं है। तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई होता है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। वैसे तो हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ही होगा, बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का होता है। अगेन लेकिन हम दोनों को साथ में लेके चले तो सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हाई होते हैं। अब आप बोलेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का क्या मतलब है? तो मतलब ये है कि जैसे एग्जांपल लें आयरन, तो आयरन को अगर आप अपने गैस के ऊपर रख दोगे तो वो मेल्ट नहीं होगा, उसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर आपको चाहिए। तो आयरन एक अच्छा सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हाई होते हैं। अच्छा, आपने एक चीज और पढ़ी होगी छोटी क्लास के अंदर कि ठोस के अंदर अवयवी कण जो होते हैं, कांस्टेंट पार्टिकल जो होते हैं, इनके बीच में जो स्पेस होता है, अंतर आणविक दूरियां, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, वो बहुत क्या होता है, कम होता है। तो यहां पर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होता है वेरी लो, यानी कि अंतर आणविक दूरियां लघु होती हैं। लघु होने का मतलब बहुत कम होती है। तो ये मैं प्रॉपर्टीज भी साथ में डिस्कस कर रहा हूँ ठोस के बारे में। हम जो भी चीजें समझ पा रहे हैं सारी चीजें यहाँ पर मैंने लिख दी, आप इसको अच्छे से खुद भी नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें, नेक्स्ट गुण की बात करें तो इनके घनत्व। अच्छा, घनत्व क्या होता है जानते हैं आप सभी? घनत्व यानी कि इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं डेंसिटी। तो इनके घनत्व क्या होते हैं, बहुत ज्यादा उच्च होते हैं। अब घनत्व क्या चीज होती है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, घनत्व समझाता हूँ आपको। घनत्व यानी कि डेंसिटी क्या होती है, सपोज करो। अच्छा, ठोस के घनत्व जो है वो उच्च होते हैं। घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, डी इज इक्वल टू होता है एम अपॉन वी, है ना। हमें समझना पड़ेगा घनत्व है क्या। तो सब मैं यहाँ पर तीन चीजें बना रहा हूँ, आपके तीन बॉक्स बनाता हूँ। घनत्व को समझेंगे, वैसे बहुत को पता होगा डेंसिटी क्या होती है। सपोज करो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये क्या है, गैस है। सॉलिड के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा पास पास होते हैं क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई होता है। तो सॉलिड के अंदर मैं पार्टिकल्स बना रहा हूं, देखो इस तरीके से। तो ये पार्टिकल्स एकदम क्या है, पास पास है, ठीक। लिक्विड के अंदर थोड़े पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, थोड़े से दूर कर देते हैं। और गैस के अंदर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, ठीक है। ये समझ लेते हैं हम, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब डेंसिटी कैसे सॉलिड की है ये मैं ये समझाना चाहता हूं आपको। सपोज करो कि ये जो हमने स्पेस लिया है, ये जो वॉल्यूम लिया है, इस वॉल्यूम को हम 1 मान लेते हैं, इस आयतन को हम कितना मान लेते हैं, 1। इसका भी मान लेते हैं 1, इसका भी मान लेते कितने, ये बॉक्स जो है इसका आयतन कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब इसका घनत्व निकालना है हमको, किसका, सॉलिड का। अभी मैं बता रहा हूं कि सॉलिड के घनत्व यानी डेंसिटी हाई क्यों होती है ना। घनत्व का मीनिंग क्या है, तो घनत्व का फॉर्मूला आपको, डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, एम अपॉन वी होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। लेट सपोज कि ये जो बॉल हमने बनाई है, इन सभी का जो मास है 1 ग्राम है। कितना है, एक एक बॉल का अगर मास कितना है, 1 ग्राम है। तो यहाँ पर कितनी बॉल से, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी, 16। तो यहाँ पर 16 ग्राम इसका मास मान लेते हैं हम, मानने में तो कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। और जो वॉल्यूम है, जो इसका वॉल्यूम हमने लिया वो कितना लिया, 1 लिया, तो 16 अपॉन 1। इधर देखें तो d इज इक्वल टू अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बॉल्स है तो 10 ग्राम अपॉन वॉल्यूम कितना है, 1 है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर d इज इक्वल टू क्या होगा, 5 ग्राम अपॉन 1। मुझे बताओ 16, 10 और 5 में कौन बड़ा है, 16 बड़ा है। तो यहाँ पर डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी है, सॉलिड की है। तो ये सॉलिड की डेंसिटी की बात हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनका शेप मैंने आपको बता दिया फिक्स होता है। डेंसिटी की बात हो गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो गई। इनमें कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं सॉलिड के अंदर, जैसे कि एक प्रॉपर्टी होती है हमारी मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलिएबिलिटी डक्टिलिटी को हिंदी में हम बोलते हैं आघात वर्धनीयता या तन्यता, ठीक है। सबसे अच्छी प्रॉपर्टी अगर हम बात करें सॉलिड के अंदर, ये प्रॉपर्टी होती है मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। क्या होता है मेलिएबिलिटी, ये भी आपको समझना जरूरी है क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर कई बार पूछ लिया जाता है। ये होता है आघात वर्धनीयता और तन्यता। आघात वर्धनीयता या तन्यता, नाम से पता चल रहा है। मेलिएबिलिटी क्या होता है, कोई भी सॉलिड अगर आप लो, है ना, सॉलिड को आप क्या करो, अगर हैमर करो यानी इसके ऊपर हथौड़ा लगाओ तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, पतली चादर में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी यानी कि आघात वर्धनीयता। और अगर आप उसको क्या करो, टेंसाइल स्ट्रेंथ से खींचो, उसको अगर आप खींचते हो तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, तन्यता। सबसे ज्यादा मेलिएबल और सबसे ज्यादा डक्टाइल जो मटेरियल है वो होता है गोल्ड यानी कि सोना।
सोने के अंदर तन्यता का गुण आपको पता होना चाहिए कितना होता है। सोने के 1 ग्राम सोने को आप 2.6 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हो। ये आपको डेटा याद रखना है, बड़ा अच्छा डेटा है। मेलिएबिलिटी की बात करें यानी आघात वर्धनीयता की, ये भी अगेन किसकी ज्यादा होती है, गोल्ड की। और यही रीजन है कि रदरफोर्ड ने अपने मॉडल के अंदर कौन सा फॉइल लिया था, गोल्ड फॉइल, यानी सोने की पन्नी ली थी, क्योंकि उसको पतली से पतली चादर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी की। तो ये सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात कर ली। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। डेंसिटी भी हमने समझ ली। अब हर प्रॉपर्टी होती है हमारे पास में ठोस की, वो होती है असंपीड्य। असंपीड्य यानी इनकंप्रेसिबल, और ये होते हैं आपके कठोर। ठोस जो होते हैं वो क्या होते हैं, कठोर यानी कि हार्ड, या उसको रिजिड भी बोल सकते हो। तो एक प्रॉपर्टी होती है ठोस के अंदर कि ठोस जो होते हैं वो असंपीड्य होते हैं यानी इनकंप्रेसिबल होते हैं। असंपीड्य का मतलब या इनकंप्रेसिबल का मतलब ये है कि सॉलिड को आप बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, आइडियल कंडीशन नहीं है, कुछ कंप्रेस किया जा सकता है क्योंकि कुछ स्पेस तो होता है, बट एक का कंपेरिजन करें द्रव से यानी लिक्विड से और गैस से, तो जो सॉलिड होता है उसकी कंप्रेसिबिलिटी यानी कि संपीडितता बहुत कम होती है। तो हम बोल सकते हैं ये क्या होते हैं, असंपीड्य, यानी कि इसको और ज्यादा संपीडित आप या कंप्रेस आप नहीं कर सकते। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो इनकी गलन उष्मा, गलन उष्मा यानी कि फ्यूजन एंथैल्पी। गलन उष्मा जो होती है वो होती है निश्चित, निश्चित मतलब फिक्स होती है, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर ही ठोस क्या हो जाते हैं, अपनी गलित अवस्था में, द्रव अवस्था में, लिक्विड अवस्था में, लिक्विड स्टेज में चले जाते हैं। तो गलन उष्मा इसकी यानी फ्यूजन एंथैल्पी क्या होती है, निश्चित होती है। किनकी, ठोस की। तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, एक प्रॉपर्टी और होती है हमारे पास में ठोस के लिए कि ठोस में बहने का गुण, बहने का गुण नहीं होता है। बहने का गुण मतलब जैसे पानी है, हवा है, तो पानी को अगर आप ढोलोगे तो उसमें पानी बहने के प्रॉपर्टीज को हम डिफ्यूजन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बहने का गुण होता है, लेकिन ठोस के अंदर डिफ्यूजन प्रॉपर्टी, सॉरी बहने का गुण यहाँ पर नहीं होता और ठोस के अंदर डिफ्यूजन प्रॉपर्टी नहीं होती, यानी कि ठोस जो है वो बहता नहीं है। कॉमन सी बात है यार, ये मार्कर क्या बहता हुआ दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा ना, तो ये इसको हम बोलेंगे कि इसके अंदर बहने का गुण नहीं पाया जाता। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के ठोस के जो कण होते हैं, ठोस के अंदर जो अवयवी कण होते हैं, वैसे तो ये निश्चित अवस्था में होते हैं, रुके हुए होते हैं, लेकिन गतिशील अवस्था में क्या करते हैं, ये कंपन करते हैं। कंपन यानी वाइब्रेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ज्यादा एडवांस चीज है, पर आप समझेंगे तो समझ में आएगा। कंपन करने का मतलब क्या है कि जैसे ठोस है, सपोज करो ये तार है आपका, तो ये अगर नॉर्मल स्टेट में तो कंपन नहीं कर रहे, लेकिन आपने इसके अंदर क्या करा, करंट फ्लो करा या कोई एनर्जी दी आपने, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी, तो इसके कण क्या करेंगे, आपस में कंपन करेंगे, और कंपन करने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो क्या होता है, गतिशील अवस्था में यानी मोमेंट पोजीशन में ये लोग, ये जो आपके कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं, ये वाइब्रेशन करते हैं यानी कंपन गति करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं कि इनके अंदर इर्द गिर्द गति पाई जाती है ना, ऑस्किलेशन जिसे हम बोलते हैं। तो ये पार्टिकल गतिशील अवस्था में, ठोस के पार्टिकल, सॉलिड के पार्टिकल गतिशील अवस्था में क्या करते हैं, इर्द गिर्द गति करते हैं, कंपन गति करते हैं। इसी की वजह से इसके अंदर चालकता यानी कि कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी या ऊष्मा चालकता की बात करें, वो प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाती है। ठीक, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास में हो गई ठोस के बारे में, आई होप समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं ठोस के प्रकार यानी सॉलिड के क्लासिफिकेशन की। तो अगर हम सॉलिड का क्लासिफिकेशन करें तो एक इंट्रोडक्टिव क्लासिफिकेशन होता है और एक पूरा जो डीप क्लासिफिकेशन है वो भी हमें करना है यहाँ पे। तो सॉलिड की हम बात कर रहे हैं, सॉलिड यानी कि ठोस, ये हमारे पास में दो तरीके से हो सकते हैं। फर्स्ट होगा आपका क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन को हिंदी में हम बोलते हैं क्रिस्टलीय, और सेकंड आपका होगा अमरफस, अमरफस को हम बोलते हैं अक्रिस्टलीय। अब क्या डिफरेंस है क्रिस्टलाइन के अंदर और अमरफस के अंदर, क्या मतलब है क्रिस्टलाइन का, क्या मतलब है अमरफस का, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप वास्तविक, क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप वास्तविक सॉलिड यानी कि रियल सॉलिड भी बोलते हो। इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप आभासी, आभासी या काल्पनिक या अतिशीतित, बड़ी स्पेशल चीज है ये, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, अमरफस सॉलिड क्या होते हैं, क्रिस्टल या क्रिस्टली क्या होते हैं, ये बाद में हम समझेंगे। पहले मैं इसके कुछ नाम लिख देता हूं ताकि आपको नाम अभी क्लियर हो जाएंगे, और जब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे तो इनकी रीजन भी पता चल जाएंगे आपको। तो क्रिस्टलाइन यानी कि क्रिस्टलीय और अमरफस यानी कि अक्रिस्टलीय, इसको हम वास्तविक यानी कि रियल ठोस बोलते हैं, रियल सॉलिड बोलते हैं। इसको हम आभासी, आभासी मतलब क्या होता है
कि ये होता सॉलिड है, दिखाई देता है सॉलिड की तरह, पर सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज ये फुलफिल नहीं करता। मतलब ये थोड़ा बहरूपिया टाइप होता है। कौन सा? अक्रिस्टल यानी अमरफस जो सॉलिड होते हैं वो थोड़े से बहरूपिया, डुप्लीकेट रोल अदा करते हैं यहाँ पर, इसलिए हम इसको आभासी या काल्पनिक ठोस बोलते हैं। अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है इसको, अतिशीतित द्रव। इंग्लिश में बात करें तो इनको हम स्यूडो या स्यूडो सॉलिड या सुपर कोल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि इसको वास्तविक ठोस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वास्तविकता में दिखते भी ठोस जैसे हैं और इनकी सारी प्रॉपर्टी भी सॉलिड की ये फुलफिल करते हैं। लेकिन ये जो होते हैं ये आपको दिखाई देते हैं ठोस की तरह, पर सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल नहीं करते। ठीक है, इनको हम अतिशीतित द्रव क्यों बोलते हैं, ये आगे हम प्रॉपर्टी समझेंगे। अतिशीतित द्रव क्योंकि कुछ इसमें द्रव के समान बहने का यानी कि लिक्विड की तरह फ्लो टेंडेंसी होती है। तो ये दो नाम हो गए हमारे पास में, क्रिस्टलाइन और अमरफस के। ठीक है, अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, एग्जांपल अगर आप बात करो तो वही आप कैसे समझोगे। मैं इसको आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, फिर इसकी सारी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। मैंने बोला अभी हाल के ये आपको दिखाई देते हैं ठोस की तरह, पर ठोस की प्रॉपर्टीज फुलफिल नहीं करते, यानी सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज ये फुलफिल नहीं करते। एग्जांपल की बात करें तो जितने भी रबर हमारे पास में, रबर के समझने के लिए हम समझे, रबर की बॉल देखी होगी आपने, तो रबर की जो बॉल है वो दिखाई देती है आपको सॉलिड की तरह, है ना। हम उसको बोल सकते हैं कि उसका आकार आयतन क्या होता है, शेप और साइज क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन शेप वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन क्या होता है उसके अंदर थोड़ी सी कंप्रेसिबिलिटी होती है। तो क्या वो सॉलिड की सारी प्रॉपर्टी शो कर रहा है क्या? वो जो क्रिकेट जो टेनिस जो रबर की बॉल है हमारे पास में, वो रबर की बॉल दिख रही है आपको सॉलिड की तरह, पर वो सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल नहीं कर रही। तो कहीं ना कहीं वो आपको क्या कर रही है, आभासी यानी काल्पनिक ठोस की तरह काम कर रही है। तो हम एक एक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो नाम आपको क्लियर हो गया। अब डेफिनेशन की बात करते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस यानी कि अमरफस सॉलिड क्या होते हैं। बात कर रहे हैं, हमने हमेशा ध्यान रखना है कि सॉलिड या ठोस जो होते हैं उनके अंदर जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल अवयवी कण होते हैं वो निश्चित व्यवस्था में फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जमे होते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या होता है, व्यवस्था जो होती है हमारे पास में वो निश्चित होती है, मतलब फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है। क्रिस्टलाइन के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो निश्चित व्यवस्था में जमे होते हैं, फिक्स्ड अरेंजमेंट, फिक्स पैटर्न होता है इनका। यहां पर कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती, यहां पर अनिश्चित व्यवस्था होती, यानी कि रैंडम अरेंजमेंट होता है। अब ये क्या मतलब हुआ फिर रैंडम अरेंजमेंट का और फिक्स अरेंजमेंट का, कैसे समझ में आएगा, समझते हैं इसको। देखिए, फिक्स अरेंजमेंट की बात करें तो अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा तो इसके अंदर अरेंजमेंट फिक्स होने का मतलब क्या, सपोज करो ए पार्टिकल है, उसके बाद में क्या आ गया बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। तो मुझे बताओ यहाँ पर एक अल्टरनेट ऑर्डर चल रहा है ना, एक के बाद एक रिपीट हो रहा है। देखो ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए। मुझे बताओ यहाँ क्या आएगा, बी ए, यहाँ पर क्या आएगा बी ए बी ए। तो अगर इस तरीके से कांस्टेंट पार्टिकल सभी विकर्ण जमे किसी भी एक रूल के अकॉर्डिंग, मैंने एक रूल बता दिया अल्टरनेट ऑर्डर वाला, कोई भी रूल हो सकता है, तो यहाँ पर जो व्यवस्था है वो निश्चित यानी कि फिक्स्ड अरेंजमेंट है, कोई एक रैंडम अरेंजमेंट नहीं कि मर्जी पर जहीं से जो भी पार्टिकल आ जाएगा। तो ऐसे सॉलिड्स को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन। लेकिन यहाँ पर रैंडम अरेंजमेंट है, मतलब कोई रूल फॉलो नहीं होने वाला। अगर ए है तो हो सकता है ए के बाद अगेन ए आ जाए, बी आ जाए, फिर ए आ जाए, फिर ए आ जाए, फिर बी आ जाए, फिर बी, कोई रूल यहाँ पर फॉलो नहीं होने वाला। तो इसको हम बोलेंगे कि निश्चित व्यवस्था है और यहाँ पर अनिश्चित अवस्था, यानी फिक्स्ड अरेंजमेंट और यहाँ पर रैंडम अरेंजमेंट। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है अमरफस और क्रिस्टलाइन की। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो वेल अरेंज होते हैं, यानी कि निश्चित व्यवस्था पाई जाती है। और अमरफस यानी अक्रिस्टलीय सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम होते हैं, यानी कि अनिश्चित व्यवस्था होती है, कोई व्यवस्था यहाँ पर फुलफिल नहीं होती। तो ये तो बेसिक सी डेफिनेशन की बात हमने कर ली क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय यानी कि क्रिस्टलाइन और अमरफस के अंदर। अब इनकी प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी है, तो इसको मैं हटा देता हूं, प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर डिफरेंस भी पूछे जाते हैं आपसे कि क्रिस्टलाइन और अमरफस में यानी क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में क्या डिफरेंस होता है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करने के लिए इधर लिख देते हैं प्रॉपर्टी, यहां मैं लिख देता हूं क्रिस्टलाइन। अब तो आप समझ जाएंगे क्रिस्टलाइन को क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टलीय, और यहां लिख देंगे हम अमरफस यानी कि अक्रिस्टलीय। ठीक है, प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं गुण। तो ये डिफरेंस हम समझ के चलेंगे, आप नोट डाउन कर लेना अपने लैंग्वेज में इसको, नहीं तो नोट्स के लिए मैंने आपको बता ही दिया एप्लीकेशन
ये नोट्स आपको हैंड टू हैंड मिल जाएंगे एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन डाउनलोड करें, अपना नंबर डालें, रजिस्टर करें और हमको मैसेज करके अपना बताएं क्लास और मीडियम कौन सा है, ताकि हम उसको बैच में आपको ऐड कर दें, वहां आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है व्यवस्था, यानी कि अरेंजमेंट। जो मैंने अभी आपको बताया, इसके अंदर अरेंजमेंट क्या होता है? फिक्स्ड यानी कि निश्चित, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। और यहां पर क्या होता है? रैंडम यानी कि अनिश्चित। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में कि अवयवीकरणों की जो व्यवस्था अरेंजमेंट होता है यहां पर फिक्स होता है क्रिस्टलाइन में, और वहां क्या होता है? रैंडम होता है। ठीक, उसके बाद में इसकी गुण के बारे में बात करें, सेकंड प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं इसकी गलनांक क्वथनांक, यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, या ज्यामिति ले लेते हैं इसके अंदर हम पहले, ज्योमेट्री। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट, ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो ज्योमेट्री होती है वो डेफिनाइट ज्योमेट्री होती है। डेफिनाइट ज्योमेट्री का मतलब ये है कि एक सॉलिड की जो ज्योमेट्री है वो दूसरे सॉलिड की ज्योमेट्री से एकदम अलग होगी। मतलब हर एक सॉलिड की जो ज्योमेट्री है वो खुद की प्रॉपर्टीज को शो करेंगी, यानी कि डेफिनाइट ज्योमेट्री होती है। डेफिनाइट, या इसको हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री, यानी हिंदी में अगर हम बात करें तो अभिलाक्षणिक ज्यामिति। अभिलाक्षणिक ज्यामिति का मतलब खुद की ही प्रॉपर्टी शो करेंगे। ऐसा नहीं कि दो सॉलिड हमने ले लिए और दोनों क्रिस्टलाइन है, इसकी ज्यामिति और इसकी ज्यामिति दोनों की क्या हो जाए? सेम हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। इसकी ज्यामिति इसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगी, इसकी ज्यामिति इसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगी। ठीक, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर निश्चित नहीं होती, ये क्या होती है आपकी? इनडेफिनाइट, या इसको आप क्या बोल सकते हो? सम आकृतिक, सम आकृतिक। ठीक है, इनडेफिनेट का मतलब ये है कि अमरफस सॉलिड जो होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, उनकी आकृति, उनकी जो ज्यामिति होती है वो ऐसी होती है कि हम बोल सकते हैं कि इसकी और इसकी सभी की क्या है? सेम है। कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती, तो हमें ऐसा लगता है कि सभी क्या है वहां पर, उनकी ज्योमेट्री सभी की क्या है? सिमिलर ज्योमेट्री है। ठीक है, तो ज्योमेट्री की बात हो गई हमारे पास में, ज्यामिति की बात हो गई। आगे हम बात कर रहे हैं गलनांक और क्वथनांक की। तो यहां पर इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं? निश्चित ताप यानी कि फिक्स्ड टेम्परेचर। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना है। यहां पर क्या होता है? ताप परास, ताप परास यानी कि टेम्परेचर रेंज। क्या मतलब है इसका? तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उनका जो गलनांक क्वथनांक होता है वो निश्चित होता है, नहीं फिक्स होता है। कहने का मतलब है, सपोज करो अगर आपका आयरन जो है वो 1500 डिग्री सेल्सियस पर जाकर मेल्ट हो रहा है, हम एग्जांपल ले रहे हैं, टेम्परेचर लगभग 1600 कुछ होता है। 1500 पर अगर आपका आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है, अगर आयरन क्रिस्टलीय ठोस है तो ये 1500 डिग्री जैसे इसका टेम्परेचर हो जाएगा, बिना नाटक किए, बिना नखरे किए क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, यानी कि लिक्विड स्टेट में, द्रव अवस्था में चला जाएगा। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, हमारे पास सॉलिड होते हैं, वो क्या होते हैं? उनका जो गलनांक क्वथनांक होता है वो ताप परास में होता है। परास में होने का मतलब क्या है? जैसे सपोज करो इसका गलनांक है वो 95 से कितना है? 100 रेंज में होता है। रेंज में होने का मतलब क्या है कि ये 95 पे भी मेल्ट हो सकता है, 100 पे भी मेल्ट हो सकता है, कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है। इस रेंज के अंदर ये क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। और अमरफस सॉलिड क्या होते हैं? पहले तरल पदार्थ में, यानी कि थोड़ा अर्ध तरल, जिसे हम बोलेंगे सेमी लिक्विड, सेमी लिक्विड। जैसे हम बात करें प्लास्टिक की, प्लास्टिक को अगर आप गर्म करोगे तो पहले वो लचीला बन जाता है, थोड़ा सा मुलायम होने लगता है, उसके बाद में वो पिघलने स्टार्ट होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है आपको कि इनका जो टेम्परेचर होता है वो फिक्स होता है। जितना डिग्री इसका टेम्परेचर, उतना डिग्री अगर मिल जाएगा तो तुरंत क्या हो जाएगा? वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। पर यहाँ पर ये थोड़े से नखरे करने वाला है, इसका टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर रेंज में होगा 95 से 100 सपोज करो, तो ये कहीं से कहीं तक भी क्या हो सकता है? मेल्ट हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास में व्यवस्था हो गई, ज्योमेट्री हो गई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसके अंदर आएगी हमारे पास में गलन ऊष्मा। गलन ऊष्मा, इसे हम बोल सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहां पर गलन ऊष्मा क्या होती है? फिक्स्ड होती है, और यहां पर इनडेफिनाइट होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास को हटा देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। व्यवस्था को हटा देते हैं, ज्योमेट्री को, मेल्टिंग पॉइंट, गलन ऊष्मा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, व्यवस्था परास। व्यवस्था परास मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑर्डर, अरेंजमेंट रेंज हम बोल सकते हैं। व्यवस्था परास, तो क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो दीर्घ परासी होते हैं,
दीर्घपरासी का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है, मैंने आपको बताया था फिक्स अरेंजमेंट होता है। दीर्घपरासी का मतलब आप बोल सकते हो लॉन्ग रेंज सॉलिड, ठीक है। इसके अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो ऐसा नहीं कि कुछ टाइम तक फॉलो होगा, ये पूरे कंप्लीट सॉलिड के लिए जो अरेंजमेंट होता है वो फुलफिल होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दीर्घपरासी बोलते हैं। और ये क्या होते हैं हमारे पास में, लघुपरासी यानी कि शॉर्ट रेंज होते हैं। शॉर्ट रेंज का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो क्या होगा, कुछ दूरी तक, कुछ रेंज तक ही क्या होगा, फॉलो होगा। जैसे ए बी ए बी ए बी कुछ दूरी तक जाएगा, फिर बाकी वो रैंडम अरेंजमेंट स्टार्ट कर देता है। तो व्यवस्था परास की बात करें तो ये दीर्घपरासी होती है, मतलब लंबी से लंबी डिस्टेंस तक इसका जो अरेंजमेंट है वो फिक्स्ड होता है, लेकिन वहां पर अरेंजमेंट जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस पे क्या होता है, फिक्स होता है। दूसरे शब्दों में बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप बहुत ज्यादा लंबा, बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हो, और नॉन क्रिस्टलाइन को आप स्ट्रेच नहीं कर सकते। ये भी इसका एक कंक्लूजन निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या हुआ, नेचर। प्रकृति, तो प्रकृति ये क्या होते हैं आपके, वास्तविक यानी कि रियल, और ये क्या होते हैं हमारे पास में, आभासी या अतिशीतित द्रव। आभासी यानी कि स्यूडो, और सुपर कोल्ड लिक्विड। अब क्यों बोलते हैं उसको सुपर कोल्ड लिक्विड, तो एग्जांपल लेते हैं, जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, सॉरी अमरफस सॉलिड यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, उनके अंदर टेंडेंसी टू फ्लो होता है बहुत ही माइनर सा, बहुत ही कम गति से ये क्या करते हैं, फ्लो करने की टेंडेंसी रखते हैं। एग्जांपल क्या लेके चलते हैं, ग्लास की बात करें अगर हम, कांच की, तो आपने अगर कभी चित्तौड़ के अंदर किले में कभी विजिट किया, या कोई भी इसी पुराने म्यूजियम में विजिट किया है जहां पर कांच लगे हो लगभग 30-40 साल पुराने, तो वहां पर कांच को अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो कांच नीचे से थोड़ा सा मोटा हो जाता है और ऊपर से हल्का सा पतला होता है। ऐसा नहीं होता कि पूरा इस तरीके से दिखेगा आपको, नहीं, ऐसा नहीं, बहुत माइनर सा चेंज आता है, लगभग माइनर सा चेंज, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि नीचे से इतना और ऊपर से, सपोज करो ये 4 mm है और ये कितना हो जाएगा आपका 6 mm। तो जो पुरानी बिल्डिंग्स के अंदर, पुराने जगह पे, जैसे म्यूजियम हुआ, आपके फोर्ट वगैरह, चित्तौड़ का जो किला है, अगर आप वहां गए हो, मैंने तो खुद ने देखा हुआ है, अगर आप वहां कहीं गए हो तो आपने देखा होगा ऊपर से कांच पतला होता है, नीचे से क्या होता है, तो कांच के अंदर क्या होता है, धीरे धीरे, धीमे 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 बहने की प्रॉपर्टी होती है। धीमे धीमे मतलब सालों लगते हैं, 30-40 साल कम से कम वहां पर आपको लगाना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है, इसलिए कांच क्या हो जाते हैं, नीचे से मोटे हो जाते हैं। तो कांच जो कि अमरफस सॉलिड होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है, उसके अंदर बहने का बहुत स्लाइटली, बहुत धीमे धीमे गति से बहने का गुण होता है, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड। अब बोर्ड में क्वेश्चन आएगा कि भाई अतिशीतित द्रव किसे कहते हैं, तो अतिशीतित द्रव किसका एग्जाम्पल है, अमरफस का। तो आपसे अगर बोले अतिशीतित द्रव या एग्जाम्पल दो सुपर कोल्ड लिक्विड का या आभासी का, तो किसका एग्जाम्पल देना है आपको, अक्रिस्टल यानी कि अमरफस का एग्जाम्पल देना है। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं, इसको आगे बढ़ते हैं। अब दो प्रॉपर्टीज, 2-3 पॉइंट्स और हैं इसके अंदर प्रॉपर्टीज के, बड़े इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उठ के सीधा आता है बोर्ड के अंदर वहां से। एक प्रॉपर्टी हमारे पास में क्लीवेज, क्लीवेज को हम बोलते हैं विदलन। अब क्या होता है विदलन का गुण, है ना। अब पहले तो ध्यान देना, क्रिस्टलाइन जो होते हैं विदलन का गुण दर्शाते हैं, और नॉन क्रिस्टलाइन विदलन का गुण नहीं दर्शाते। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा ठोस होता है, उसका एग्जाम्पल दीजिए जो विदलन का गुण दर्शाता हो, तो आपको क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण देना है। ऐसा कौन सा ठोस होता है इसमें विदलन का गुण नहीं पाया जाता, नहीं क्लीवेज प्रॉपर्टी नहीं होती, तो आपको किसका एग्जाम्पल देना है, अमरफस का। तो घुमा के क्वेश्चन बोर्ड इसके अंदर पूछ सकता है, आपको वो सब चीजें ध्यान रखनी है। अब ये विदलन का गुण क्या होता है, तो सपोज करो आपने आयरन, लोहा लिया, लोहे को आपने क्या करा, काट दिया, लोहे की एक आपने रोड ली, सपोज करो रोड ली ली आपने इस तरीके से, इसको आपने कट कर दिया, तो जब भी आप काटोगे तो दो नई सतह, दो नई जनित सतह आपको प्राप्त होगी, जो दोनों सतह है वो एकदम चिकनी और क्या होगी, सपाट होगी, मतलब उसमें खुरदरापन बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर ऐसा हो जाता है, अगर किसी सॉलिड को आप इस तरीके से कट कर दो तेज धार वाले चाकू से वगैरह से, तो उसके अंदर जो दो नई सतह, दो नई जनित सतह जो आएगी वो एकदम चिकनी, स्मूथ, सपाट होगी, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन। और अगर उसमें खुरदरापन आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसमें विदलन का गुण नहीं है, उसमें विदलन का गुण है। तो क्रिस्टलाइन जो है विदलन की गुण से दर्शाते हैं, यानी कि क्लीवेज प्रॉपर्टी दर्शाते हैं, और अमरफस नहीं दर्शाते। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे सर कि ऐसा कोई एग्जांपल बताओ जिसमें नॉन क्रिस्टलाइन के अंदर या अमरफस के अंदर, अक्रिस्टलीय के अंदर हमारे पास में खुरदरी सतह प्राप्त हो जाए। तो एग्जांपल हमारी वही बॉल, रबड़ की बॉल। आपने रबड़ की बॉल को अगर कभी कट किया है तो आप देखोगे उसकी सरफेस के मिलती आपको खुरदरी मिलती, क्योंकि उसके अंदर कोई रैंडम कोई अरेंजमेंट होता नहीं, रैंडम अरेंजमेंट होता है, अनिश्चित व्यवस्था होती है, तो वहां पर आपको खुरदरी सतह मिलेगी। अच्छा, बहुत अच्छी बात। सर अभी आपने बताया कि कांच भी क्या होता है, अमरफस, लेकिन जब हम कांच को काटते हैं तो उसकी सतह तो एकदम क्या होती है,
स्मूथ होती है, तो बहुत गलत बात है ये। जब आप कांच को कट करते हो, अगर उसके ऊपर आप हल्का सा हाथ फेरोगे तो आपके हाथ पे लाल लाल कलर आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसके अंदर खुरदरी सतह होती है, उसको हम बाद में पॉलिश, उसको हम क्या करते हैं, सपाट करते हैं। ऐसा नहीं कि कांच को कट किया तो एकदम स्मूथ सरफेस प्राप्त होगी। अगर कट कट करोगे, उसके ऊपर अगर हाथ लगा के चलाओगे तो आपका हाथ लाल हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं करना है। कांच के अंदर भी आपको रफ सरफेस यानी कि खुरदरी सरफेस प्राप्त होती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? विदलन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है देशिकता। क्या होती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी? देशिकता। यानी आइसोट्रोपिक। ठीक है, अब देशिकता मतलब क्या होता है समझेंगे। देशिकता में क्रिस्टलाइन की बात करें तो ये होते हैं विषम देशिक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये विषम देशिक होते हैं। और ये क्या होते हैं? समदेशिक। यानी कि ये होते हैं एनाइसोट्रोपी और ये होते हैं आइसोट्रोपिक। मतलब क्या होता है विषम देशिकता का या समदेशिकता का? तो मतलब सीधा सा ये है कि अगर आप किसी भी सॉलिड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाएं, कोई ठोस है, मैं भी डायग्राम बना के समझाऊंगा आपको। कोई ठोस है, उसके अंदर अगर आप डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं, आप सपोज करो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं और लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो उसमें जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण है, जैसे कि उसका अपवर्तनांक है या फिर उसकी चालकता है या उसका घनत्व है, तो ये प्रॉपर्टीज आपको अगर अलग अलग मिलती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? विषम देशिकता। और अगर आपको समान मिलती है तो क्या बोलते हैं? इसको हम समदेशिकता। एग्जांपल लेके चलते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो विषम देशिक होते हैं, नहीं एनाइसोट्रोपिक होते हैं। बड़ी स्पेशल चीज है, हमेशा ध्यान रखना, कंफ्यूज रहते हैं बच्चे के। समदेशिक बता देते हैं किसको? क्रिस्टलाइन को यानी क्रिस्टली को। तो आपको ध्यान रखना है कि क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो क्या होते हैं? विषम देशिक। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जब आप अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज देखोगे तो आपको अलग अलग मिलेगी। कैसे समझेंगे इसको? एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है और मैंने आपको बताया था क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या होता है? फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है। तो फिक्स्ड अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है कि दो के बीच में एक, दो के बीच में एक, दो के बीच में एक, इस तरीके से अरेंजमेंट चल रहा है। यहां पे भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहां पे वही एक फिक्स्ड अरेंजमेंट हमने यहां पर बना दिया इसके अंदर। ठीक है, तो ये ए और बी कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं। ये सपोज करो ए है और ये सपोज करो बी है। इस तरीके से अरेंजमेंट चल रहा है हमारे पास में दो के बीच में एक, या आप बोल सकते हो अल्टरनेट, जो भी आप रूल फॉलो। मैंने आपको बोला ना निश्चित ज्यामिति होती है, निश्चित व्यवस्था होती है, तो ये डेफिनेट व्यवस्था है। ए और बी दो चीजें। ठीक, अब सपोज करो मैं जा रहा हूं किस डायरेक्शन में? कोई भी एक डायरेक्शन, रैंडम डायरेक्शन आप ले लो, कोई सी भी एक डायरेक्शन अगर हम ले लें, तो मैं जा रहा हूं इस डायरेक्शन में सपोज करो। ठीक है, और मैं एक जा रहा हूं इस डायरेक्शन में। इसको ले लेते हैं हम ए बी, इसको ले लेते हैं हम सी डी। तो हमने क्या बोला? एनाइसोट्रोपिक यानी विषम देशिकता क्या होती है कि भिन्न भिन्न दिशाओं में जाने पर आपको गुण भी क्या मिलते हैं? भिन्न भिन्न मिलते हैं। तो ए से बी जा रहे हैं तो देखो कांस्टेंट पार्टिकल सारे सेम आ रहे हैं। तो सेम कांस्टेंट पार्टिकल आ रहे, तो यहां पर प्रॉपर्टी सपोज करो एक्स मिली आपको। ठीक, यहां से यहां जा रहे हैं तो आप देखो अल्टरनेट ऑर्डर पे अलग अलग पार्टिकल्स आपको मिल रहे हैं। तो यहां पर आपको सपोज करो क्या मिली? वाई। तो प्रॉपर्टी के लिए यहां पर एक्स मिली और यहां पर क्या मिली? वाई। तो आपको यहां पर प्रॉपर्टीज क्या मिल रही है? डिफरेंट डिफरेंट। तो अलग अलग दिशाओं पर जाने पर भौतिक गुण अलग अलग मिलते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? विषम देशिकता यानी कि एनाइसोट्रोपिक। यहां पर मान लो मान आया 2 और यहां पर आ गया कितना? 4। तो ये ही आपका क्या है? विषम देशिकता। और ये कौन दर्शाते हैं? क्रिस्टलाइन यानी कि क्रिस्टलीय ठोस। अब उस तरफ ऐसा क्यों नहीं होता? तो हम उस तरफ ऐसा मान के चलते हैं कि हर तरफ जो, क्योंकि कांस्टेंट पार्टिकल का अरेंजमेंट जो है वो अनिश्चित है यानी कि रैंडम है, तो हर तरफ जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है? अनिश्चित होती है। अनिश्चित होने का मतलब हम मान लेते हैं ऐसा कि हर तरफ सेम व्यवस्था ही है, अलग अलग व्यवस्था है ना, कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है। जैसे ए आ रहा है, बी आ रहा है, बी आ रहा है, तो हर तरफ हम मान लेते हैं कि व्यवस्था क्या है? सेम है। तो हर जगह पर प्रॉपर्टी क्या मिलती है? इसकी यूनिफॉर्म मिलती है यानी कि एक समान मिल जाती है। इस गुण को हम क्या बोलते हैं? देशिकता यानी कि आइसोट्रोपिक। ठीक, तो क्रिस्टलाइन ठोस सॉलिड जो होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, वो एनाइसोट्रोपिक होते हैं। और नॉन क्रिस्टलाइन यानी कि अमरफस जो होते हैं वो क्या होते हैं? आइसोट्रोपिक। ध्यान रखना है आपको। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विषम देशिकता क्या होती है, कोई उदाहरण दीजिए। विषम देशिकता किस ठोस के द्वारा दर्शाई जाती है, कोई उदाहरण दीजिए। आपको ठोस दे देंगे, कोई सॉलिड दे देंगे, बोलेंगे इसमें विषम देशिक है या समदेशिक है, तो आपको समझना पड़ेगा उसको कि वो क्रिस्टलाइन है या अमरफस है। एक और प्रॉपर्टी यहां पर रहेगी हमारे पास में, वो है शीतलन वक्र। लगभग सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली। अगर कुछ एक छूट गई हो तो आप बुक में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, और दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है आपका शीतलन वक्र यानी कि कूलिंग कर्व। ठीक,
शीतलन वक्र क्या होते हैं? आपने फिजिक्स के अंदर थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा मेरे हिसाब से 11th क्लास के अंदर। नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे हम कि शीतलन वक्र होते क्या हैं। बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका भी, ठीक है। शीतलन वक्र अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर होते हैं आपके सतत यानी कि कंटिन्यूअस, और इसके अंदर क्या होते हैं? असतत यानी कि सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। शीतलन वक्र की बात करते हैं तो शीतलन वक्र मतलब होता है कूलिंग टावर। कूलिंग टावर शीतलन वक्र मतलब होता है कूलिंग कर्व। शीतलन वक्र की बात करते हैं, शीतलन वक्र मतलब होता है कूलिंग कर्व। तो इसके अंदर जो होते हैं वो होते हैं असतत। क्रिस्टली के अंदर क्या होते हैं? असतत यानी कि डिसकंटिन्यूअस, और यहां क्या होते हैं? सतत यानी कि कंटिन्यूअस। अब ये क्या मतलब है डिसकंटिन्यूअस का? तो इसको हम ग्राफ से समझते हैं। हम यहाँ पर टेम्परेचर और टाइम, ये टाइम है और ये क्या है? टेम्परेचर। ये टेम्परेचर है और ये क्या है? टाइम है, ठीक है, ये टाइम। तो यहां पर कैसा कर्व आएगा आपके पास में? कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये डिसकंटिन्यूअस है और ये कैसा होगा? एकदम कंटिन्यूअस यानी कि सतत। इसका मतलब क्या? मीनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये है, यहां पर कोई पदार्थ है, वो कौन सी अवस्था में? आपके सॉलिड अवस्था में, ठीक है। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ा के आप यहां पर लेके आ गए, सपोज करो टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने, या टेम्परेचर कम कर रहे हो, जैसा भी आप करना चाहो। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहां पर भी क्या रहेगा? सॉलिड स्टेट में रहेगा। लेकिन ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन, मुझे बताओ ये लाइन जो आ रही है, तो ये लाइन पूरी जो है ये किसकी है? यहां पर टेम्परेचर क्या है आपका? कांस्टेंट हो गया। आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि जब भी पदार्थ की अवस्था यानी स्टेट चेंज होती है तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है। क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों हो जाता है? क्योंकि उसकी गुप्त ऊष्मा में वो चली जाती है। वो जो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वो टेम्परेचर किस में चला जाता है? उसके लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा में वो चला जाता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर सॉलिड से सॉलिड टेम्परेचर बढ़ाया, अभी भी सॉलिड है, लेकिन जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। फिर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ पर क्या रहेगा? लिक्विड। और आगे जाएंगे तो किस में हो जाएगा? गैस में। तो हमेशा ध्यान रखना है अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन यानी कि चेंज ऑफ स्टेट जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। आईआईटी में एक बार पूछा क्वेश्चन इस तरीके का आपसे इसी चैप्टर के अंदर से कि भाई उसका जो अवस्था परिवर्तन है वो निश्चित ताप पर होती है, तो वो ठोस कौन सा है? तो वो कौन सा ठोस है आपके पास में? क्रिस्टल यानी कि क्रिस्टलाइन। तो इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो कंटिन्यूअस नहीं है, पहले कम हो रहा है, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर कम हो रहा है, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस यानी कि असतत। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कूलिंग कर्व है वो क्या है? कंटिन्यूअस है। मतलब कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है। मतलब आप जब टेम्परेचर दोगे प्लास्टिक को तो वो पहले लचीला होगा, मुलायम होगा, थोड़ा और लचीला होगा, अर्ध तरल बनेगा, और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा? वो लिक्विड। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस है, यहाँ पर क्या है? डिसकंटिन्यूअस। टेम्परेचर कुछ टाइम के लिए क्या हो रहा है? कांस्टेंट हो रहा है। तो ये आपके शीतलन वक्र यानी कि कूलिंग कर्व है, ये आपका असतत है, और वो क्या है? आपका सतत, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं क्रिस्टलाइन के? तो NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है, डायमंड हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्वार्ट्ज, और एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक है, बोरॉन कार्बाइड, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 का नाम सुना है आपने? सॉलिड CO2 को हम बोलते हैं शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। नहीं सुना? स्टेज वगैरह पे जो धुआं उड़ता हुआ देखते हो आप, वो किसकी वजह से होता है? सॉलिड CO2 या सॉलिड O2 की वजह से होता है। यहां पर एग्जाम्पल की बात करें तो कांच, रबर और प्लास्टिक। और एग्जाम्पल बताइए इसके अंदर। एक एग्जाम्पल ध्यान रखना है आपको, बहुलक श्रेणी। बहुलक श्रेणी, बहुलक श्रेणी यहाँ पे एक चैप्टर है हमारे पास में 15 नंबर का, पॉलीमर। आपने पढ़ा भी 10th क्लास के अंदर, बहुलक, PVC है ना, पॉलीएथीन, पॉलीथीन। तो जितने भी बहुलक श्रेणी के होते हैं वो सारे क्या होते हैं? आपके अमरफस होते हैं। मतलब कुल मिलाकर रबड़ और रबड़ जैसे पदार्थ यानी बहुलक प्लास्टिक जो होते हैं, वो सब पदार्थ जो होते हैं वो किससे होते हैं? आपके अमरफस। तो ये हमारे पास में सॉलिड स्टेट का फर्स्ट लेक्चर तैयार हो गया, जिसमें हमने सॉलिड के बारे में बात करी, सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी, और सॉलिड के अंदर 2 सॉलिड पढ़े, क्रिस्टलाइन और अमरफस। इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो भी आपके अगले दिन आ जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।